हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सी लेसन नंबर 3A डिमांड एनालिसिस हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अभी आज वही टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा था डिमांड का मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? तो डिमांड मतलब हम लोग खाली मांग नहीं बोलते हैं। तो डिमांड मतलब डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। ओके, डिमांड मीन्स कोई चीज़ों की चाहत प्लस इच्छा होनी चाहिए और औकात होनी चाहिए। तो ये सब मिला के हम लोग वो चीज़ को डिमांड बोल सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने डिमांड के बारे में डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ी थी और उनके कुछ फीचर्स पढ़े थे। डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट per unit of a time at that price. Thus, following are the features of demand. Demand is a relative concept. Demand is essentially expressed with reference to the time and price. Demand जो है वो हमेशा प्राइस और टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए वो रिलेटिव कंसेप्ट है, ऐसा यहाँ पे बोला है। उनके बाद हम लोगों ने देखा था डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और नंबर 2 था मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम लोगों ने टेबल देखा था। शेड्यूल शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। उसमें प्राइजेस दिए थे और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइस, उनके केजीज दिए थे। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, पर्टिकुलर प्राइस को इंडिविजुअल बंदा जो डिमांड करता है उसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड। सिंपल है या नहीं? और यही इंडिविजुअल डिमांड को फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करके अपने को एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइजेस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडिंग को अपने को लेना है और उस हिसाब से ग्राफ का प्रेजेंटेशन अपने को देना रहेगा। ओके, फिर हम लोग पढ़े थे मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड मतलब इंडिविजुअल डिमांड के जैसा ही है, बट यहाँ पे एक कंज्यूमर के साथ साथ और बाकी के कंज्यूमर का डिमांड भी कंसीडर किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर प्राइजेस। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो प्राइजेस दिए हुए हैं उनके लिए कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, इन तीनों का जो एक साथ डिमांड होता है उनको बोला जाता है मार्केट डिमांड। सेम वे उनका मीनिंग फिर ग्राफ आपको को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप देखें दैट इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई दे रहा है। तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसके रीजंस हम लोगों ने पढ़े थे। वो है रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नंबर 1 है लॉ ऑफ डीएमयू, जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। कोई चीज़ हम लोग जितनी कंज्यूम करते जाते हैं उतनी यूटिलिटी कम कम होती जाती है। ये रीज़न एक है कि डाउनवर्ड डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। देखो इनकम के हिसाब से, इनकम की इफेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देता है। देखो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब भी कोई चीज़ की प्राइस कम होती है तो वो चीज़ सस्ती में मिलने लगती है, मतलब पहले से अभी कम खर्चा करना पड़ता है, तो अपने हाथ में पैसा जमा रहता है, तो इसीलिए परचेसिंग पावर बढ़ता है, राइट। तो इसकी वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, वो इट एनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। वो क्या करेगा, वो कमोडिटी ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेगा। ओके, और इसी को बोला जाता है इनकम इफेक्ट। तो ये एक रीज़न है वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देन आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, एक को दूसरा ऑप्शन वाले प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की इफेक्ट की वजह से एक प्रोडक्ट की प्राइस महंगी हो गई तो हम लोग उसी के जैसे जो दूसरा प्रोडक्ट है उनको खरीदते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। फिर मल्टीपर्पज़ यूजेस। प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे सिंगल प्रोडक्ट है बट उनके यूजेस बहुत सारे हैं, तो ये भी एक रीज़न है जिनके वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। फिर न्यू कंज्यूमर्स। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, न्यू कंज्यूमर, देखो कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, जो पहले वो कमोडिटी परचेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी प्राइस कम होने की वजह से नया कंज्यूमर है, अरे ये मेरे बजट का है, अभी मैं भी उसको परचेस करता हूँ। तो ये भी एक रीज़न है जिनकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते रहता है। ओके, तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हुए हैं वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिमांड।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए आंसर द फॉलोइंग में, या फिर उसमें से कोई एक पॉइंट आपको डिफाइन में जरूर पूछा जाता है। वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड 5 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट डिमांड। हम लोग को भूख लगी, हम लोगों ने खाना खाया, ओके तो ऐसे जो प्रोडक्ट है जो हमारी डायरेक्ट वांट सेटिस्फाई करते हैं, वो प्रोडक्ट को हमेशा डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। सेकेंड है इनडायरेक्ट डिमांड। ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल की वांट सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो इनडायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए इनको, ये जो प्रोडक्ट है उनको हमेशा इनडायरेक्ट डिमांड होते हैं। जैसे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके जैसे कोई ज़मीन है तो ज़मीन डायरेक्टली अपनी वांट सेटिस्फाई नहीं करेगा। मुझे घर चाहिए, तो घर कहाँ पे बांधेगा? ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन जो है, लैंड जो है, वो इनडायरेक्टली अपनी वांट क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। देन थर्ड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है? जब भी दो कमोडिटी यूज़ करना होगा तो उनको साथ में ही परचेज करना पड़ता है। जैसे कार है तो पेट्रोल, ओके तो ऐसे प्रोडक्ट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड बोला जाता है। खाली मोबाइल लेके फ़ायदा नहीं है, मोबाइल के साथ सिम कार्ड या फिर चार्जर या फिर बैटरी या फिर हेडफोन्स, ये जो चीज़ें हैं वो साथ में ही परचेज करना पड़ता है, अदरवाइज वो मोबाइल का यूज़ नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जॉइंट डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मीन्स ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये कंपोजिट डिमांड होता है जो प्रोडक्ट बहुत सारे वांट्स एट अ टाइम सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट दिया था, वो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर। लास्ट वन है कम्पिटिटिव डिमांड। कम्पिटिटिव डिमांड मतलब जब भी दो अल्टरनेट प्रोडक्ट रहते हैं, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहते हैं, उनके लिए जो डिमांड होते हैं उनको कम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं। एक दूसरे को कंपटीशन में होने वाले प्रोडक्ट को, ओके जैसे टी एंड कॉफ़ी है, शुगर एंड जैगरी है। अरे घर में शक्कर नहीं है तो चलो गुड़ वाला चाय बनाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है। तो ये दो सब्स्टिट्यूट को, ऐसे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनको हमेशा कम्पिटिटिव डिमांड करके बोला जाता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, आंसर विल बी द सेम। ये क्या होता है? दैट कौन से फैक्टर्स की वजह से डिमांड बदलते रहता है अपना। तो नंबर 1 है प्राइस। प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होती है कोई प्रोडक्ट की तो उनका डिमांड क्या होता है? ज़्यादा। साथ साथ दूसरा पॉइंट है इनकम। इनकम, जब भी किसी बंदे के पास ज़्यादा इनकम होगा वो ज़्यादा डिमांड करेगा, कम इनकम होगा तो कम डिमांड करेगा। देखो डिमांड कैसे बदल रहा है। देन प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब भी दो प्रोडक्ट, ओके सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेट है एक दूसरे को, जैसे मैंने कोको कोला बोला और पेप्सी बोला था, तो ऐसे दो प्रोडक्ट के प्राइजेस में, एक के प्रोडक्ट के प्राइजेस में गिरावट आती है तो उनका डिमांड बढ़ता जाता है, या फिर एक के प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाएगी तो उसके डिमांड में भी असर होता है। दिस इज अबाउट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड जॉइंटली इज नोन एज अ इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बराबर? तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के वजह से एक की प्राइस कम हो गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड कम होती है। तो ये भी फैक्टर्स ऑफ डिमांड में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या बोला है? जब भी दो प्रोडक्ट जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लग्जरियस प्रोडक्ट और दूसरा होता है नेसेसरी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बहुत नेसेसरी होता है उनको हम लोग, उनको हम लोग कितने भी प्राइजेस हो जाए वो चीज़ हम लोग परचेस करेंगे ही करेंगे, उनका डिमांड कभी भी हम लोग पोस्टपोन नहीं करते। बट वही प्रोडक्ट अगर लग्जरियस रहेगा तो उनके लिए डिमांड हम लोग क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं। लग्जरियस मतलब आरामदायी चीज़ें रहेगी, ओके जिनके बिना ज़िंदगी रुकेगी नहीं, ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड हम लोग पोस्टपोन या फिर बाद में वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड, जितनी कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड। क्लियर? देन सेवेंथ वन इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। फ्यूचर में पता है कि ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है या फिर ये प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ने वाली है, तो हम लोग अभी से ही वो चीज़ का डिमांड ज़्यादा करेंगे और फ्यूचर में कम करेंगे। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट।
जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है वो प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा ज़्यादा होता है। लेस एडवर्टाइजमेंट, लेस डिमांड। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस। जैसे लोगों का टेस्ट बदलते जाता है, डिमांड चेंज होते रहता है, फैशन चेंज होती रहती है, डिमांड चेंज होता रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। High rate of taxes on goods or services would increase the price of goods or services. This in turn will result in the decrease in the demand for goods or services and vice versa. जितना प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा उतना वो प्रोडक्ट महंगा, उतना डिमांड कम, जितना टैक्स कम उतना डिमांड ज़्यादा। ओके, उसके बाद अदर फैक्टर्स भी हम लोगों ने देखे थे, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस है। तो ये बाकी के सब प्रोडक्ट की वजह से, फैक्टर्स के वजह से डिमांड हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ओके, ये जो सेम क्वेश्चन है आप एक बार लर्न करोगे, आपको अगर अजम्पशंस पूछते तो वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, खाली आगे आपको क्या लिखना होता है, कांस्टेंट या फिर नो चेंज। क्लियर? सो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तक रिवीजन। बाकी का रिवीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।